क्लास 12 वेदांत पुस्तक का प्रकरण जूझ क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में प्रश्न नंबर 1 दिया है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। जूझ मतलब होता है संघर्ष। शीर्षक के औचित्य मतलब उपयुक्तता पर, मतलब जूझ जो शीर्षक है वो उचित है, इस पर विचार करते हुए स्पष्ट करना है कि शीर्षक का जो नायक है, कहानी का जो मुख्य नायक आनंदा है, उसके किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है, उसकी मुख्य चरित्र की विशेषता को ये शीर्षक उजागर करता है। तो जूझ शीर्षक का अर्थ होता है संघर्ष करना, और जूझ शीर्षक कहानी के उपयुक्तता को पूरी तरह से स्पष्ट करता है, क्योंकि यह शीर्षक जो कहानी का लेखक और नायक दोनों है, जिसका नाम आनंदा है, आनंदा के चरित्र की मुख्य विशेषता को उजागर करता है, क्योंकि जो आनंदा है वो पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा होता है। कक्षा चौथी पढ़ने के बाद उसकी पढ़ाई उसके पिताजी ने रोक दी थी, जिसकी वजह से वो आगे पढ़ना चाहता था, और पढ़ने के लिए वह अपनी माँ और दत्ता जीराव का सहारा लेता है, जो दोनों लोग उसके संघर्ष में योगदान करते हैं। इसके अलावा जब वो दोबारा स्कूल प्रारंभ करता है तो स्कूल में जिन बच्चों के साथ उसे बैठ के पढ़ना होता है वो बच्चे आयु में उससे छोटे होते हैं और उसकी पीछे कक्षा के होते हैं, जो उसके ऊपर उपहास करते हैं। जैसे वो धोती पहन के पढ़ने के लिए जाता है तो उसकी धोती खोलते हैं, उसे चढ़ाते हैं, जिससे वो बहुत परेशान होता है। इसके बाद भी वो अपनी पढ़ाई को जारी रखता है और मॉनिटर के साथ अपनी योग्यता को स्थापित कर लेता है। इसलिए यह शीर्षक जो जूझ है वो पूरी तरह से उपयुक्त है, और इसमें जो लेखक है उसके चरित्र की विशेषता को भी उजागर करता है। प्रश्न नंबर 2, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में उसके मराठी शिक्षक सौदल गेकर के प्रेरणा से हुआ, क्योंकि पहले वो कक्षा में कविता पढ़ता था तो सिर्फ सुर लय और ताल के साथ उचित आरोह और अवरोह के साथ पढ़ता था। वो सोचता था कि लेखक या कवि जो होता है वो हम लोगों जैसा नहीं होता है, लेकिन जो सौदल गेकर थे वो पुस्तकें की कविता के साथ साथ अपनी लिखी हुई कविताओं को भी सुनाते रहते थे। एक बार उन्होंने अपने घर के मालती वेल के ऊपर कविता लिखे थे, जिसको उन्होंने कक्षा में सुनाया। लेखक जब उनके घर जा कर के उस मालती की लता को देखा तो उसे लगा कि कभी भी हम ही लोगों की तरह हाड़ मांस का बना हुआ व्यक्ति होता है, अर्थात कविता अपने अंदर क्षमता हो तो कोई भी कर सकता है। तो उसमें कविता रच लेने की क्षमता का विकास हुआ। कविता को उचित आरोह अवरोह के साथ वह गाता था, जिससे सौदल गेकर उससे ऊंची कक्षाओं में भी ले जा कर के लेखक से कविता को कहलवाते थे या गवाते थे, जिससे लेखक में अपने आप कविता लिखने का आत्मविश्वास पैदा हुआ और आत्मविश्वास उसका धीरे धीरे बढ़ता गया। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि श्री सौदल गेकर के अध्ययन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो जो सौदल गेकर थे वो मराठी अध्यापक थे, मराठी पढ़ाने आते थे, और जब वो कक्षा में आते थे तो वो गद्य की अपेक्षा काव्य को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, और वो कविता के छंद लय आरोह अवरोह को उचित ढंग से बताते थे, उसको सुर और ताल से गाते थे। इसके अलावा वो दूसरे कवियों के बारे में भी बताते थे, उनकी रचनाओं को सुनाते थे, जिससे लेखक के मन में कविता के प्रति जो जिज्ञासा थी वो बढ़ती चली गई, और वो कविता लिखने और पढ़ने में उचित अभिनय के साथ आरोह अवरोह के साथ गाने का प्रयत्न करने लगा। तो कविता के प्रति रुचि जगाने में सौदल गेकर का हाव भाव, अभिनय और उनकी प्रेरणा काफ़ी उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 4 चौथा दिया है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया था।
तो जैसा कि जो हमने कहानी पढ़ा है उसके प्रारंभ में ये दिया है कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा के लेखक को घर के और खेती के कामकाज में लगा दिया था। और जब लेखक पढ़ाई छोड़ कर के घर के कामकाज करता था, जैसे ढोर चराना, पौधों में पानी देना, खेती को की देखभाल करना, तो उसको काम करते समय अकेलापन बहुत खलता था। और वह चाहता था कि यदि मेरे साथ कोई और होता जिससे मैं बातचीत करते हुए काम करता तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता। लेकिन जब वो पढ़ने जाने लगा और उसे कविता गाने में, पढ़ने में, कंठस्थ करने में रुचि आने लगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अकेला रहना चाहता था, क्योंकि अकेले रहने पर वह तेज़ तेज़ से गान कविता को गा लेता था, नाच के गा लेता था, अभिनय करता था, जिससे उसको अब आनंद आने लगता था और आनंद के साथ वह अपने सारे कामों को करने लगा था। अब उसे अकेलापन खलता नहीं था। प्रश्न नंबर 5, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। जैसे कि लेखक के पढ़ाई लिखाई के प्रति लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, ये इससे हम सहमत हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना हर बच्चे का अधिकार होता है और पढ़ के ही हम अपने जीवन में अग्रसर होते हैं विकास के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जो लेखक अच्छी तरह जानता था। और वह दत्ताजी राव से मिल करके अपनी इच्छा को जाहिर करता है और वह बताता है कि मेरे पिता को इसके लिए आप मनाइए ताकि मैं पढ़ लूँ। और दत्ताजी राव ने भी उसका पूरा सहयोग दिया, यहाँ तक कि उन्होंने झूठ भी बोला कि उसके पिता से कि तुम अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं हो, यदि नहीं पढ़ाते हो तो इसे मेरे पास भेज दो, मैं इसे पढ़ाऊंगा। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये बच्चा आ करके आपकी शिकायत हमसे किया है। तो मेरे ख्याल से दत्ताजी राव और लेखक का जो पढ़ाई लिखाई के संबंध में विचार है वो बहुत अच्छा है, एकदम उचित है। लेकिन जो लेखक के पिता हैं उनका विचार उचित नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को शिक्षा से दूर करके घर के कामकाज में लगा देना और स्वतः स्वच्छंद घूमते रहना उचित नहीं है, क्योंकि इससे लेखक का पिता अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाइए। तो ये अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना है। कहानी आप जानते हैं कि दो दत्ताजी राव से जाकर के लेखक, क्योंकि लेखक की माँ और लेखक खुद अपने पिता से बात नहीं कर सकते थे अपने पढ़ने लिखने के बारे में, क्योंकि पिता उसका सीधे सीधे मना कर देता कि यदि तुम पढ़ने जाओगे तो घर के कामकाज को कौन देखेगा, क्योंकि पिता घर का कामकाज करना ही नहीं चाहता था, वो पूरे दिन बेकार में घूमता रहता था। लेकिन दत्ताजी राव से दबाव डलवाने पर, क्योंकि वो गांव के मुखिया थे और उनकी बात मान्य थी, इसीलिए उन्होंने दत्ताजी राव से दबाव डलवाया। तो नीचे दिया है कि यदि वो झूठ का सहारा न लेते, यदि माँ बेटे झूठ का सहारा न लेते तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? आगे का घटनाक्रम ये होता कि लेखक का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता, वह शिक्षा से दूर हो जाता, और जो उसने साहित्य जगत में अपनी पहचान बनाई है वो पहचान उसकी अपनी नहीं होती और वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। और साथ ही वह खेती और घर के काम को भी अच्छे से नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक किसी भी कार्य में हमारा उचित रुझान नहीं होगा उस कार्य को हम सही ढंग से संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रकरण जूझ का प्रश्न उत्तर है। इसके बाद हम लोग जो प्रथम प्रकरण आपका है सिल्वर बैंडिंग, उसको हम क्रम वाइज, जैसे गद्य के दोनों प्रकरण को हमने पंक्तिवत पढ़ के व्याख्या की थी, वैसे हम पंक्तिवत कहानी को पुनः पढ़ेंगे। ऐसे मैंने कहानी को संक्षेप में आप लोगों को इसलिए बता दिया था कि आप लोग पहले प्रश्न उत्तर को लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग कहानी को पढ़ते चलेंगे, तो आपको कहानी का संक्षिप्त सारांश पता होगा, तो कहानी समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए कल से हम लोग जो विधान का प्रथम प्रकरण है सिल्वर बैंडिंग, उसको पंक्तिवत पढ़ना प्रारंभ करेंगे।